हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुगेल। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जितने भी बीपीएससी एग्जाम्स में प्री में जितने भी इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको मैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे एक वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है, ज्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको अलग अलग पार्ट में इसको मैं लेकर के आऊंगा और डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए, कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो जो पीवाई क्यूज है यानी प्रीवियर ईयर क्वेश्चंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एक पैटर्न पता करने के लिए कि किस टाइप्स के जो क्वेश्चंस है बीपीएससी अप्रोच करती है और कैसे हमको अप्रोच करके पढ़ना चाहिए। इसलिए ये मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सब सब्जेक्ट्स के वो मैं डिस्कस कर दूंगा। ओके, मैंने ऑलरेडी जो है एंशियंट हिस्ट्री का डिस्कस कर रखा है, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा या यहाँ पे आई बटन के पास दे दूंगा। मैंने मेडिवल का ऑलरेडी कर रखा है, तो मेडिवल हिस्ट्री का भी आप लोग देख सकते हैं। और ये हमारा इंडियन पॉलिटी का पहला वीडियो होगा, फर्स्ट पार्ट होगा। और जितने भी इंडियन पॉलिटी में क्वेश्चन पूछे गए वो सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आपका लगभग जितने भी 30 इयर्स के क्वेश्चंस है यानी कि 39th बीपीएससी प्रीलिम्स से लेकर के और जो 71st बीपीएससी प्रीलिम्स हुआ था 2025 में, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब मैं डिस्कस इसमें करूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग क्या करेंगे, पहले एक बार वीडियो पॉज कर लेना, आप लोग पहले क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करना और उसके बाद जो है डिटेल एनालिसिस के लिए फिर आप लोग वीडियो रिज्यूम करके और यहाँ पे देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, क्वेश्चन में ये पूछा था बीपीएससी ने, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मे बी रिजाइड हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू। ये पूछ रहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज है वो अपना रिजाइन लेटर जो है किसको दे करके और फिर वहां से रिजाइन लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज प्रेसिडेंट। ये अगर बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 में मेंशन किया हुआ है कि हमारे संविधान के 124 आर्टिकल के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है वो अपने पद से छोड़ सकते हैं। कैसे, दो तरीके से छोड़ सकते हैं, एक तो अपना रेजिग्नेशन देकर, ठीक है, रेजिग्नेशन किसको देंगे, तो रेजिग्नेशन देंगे आपको प्रेसिडेंट को। एंड सेकेंड, उनका रिमूवल किया जा सकता है या बाय इंपीचमेंट प्रोसेस। इंपीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा भी उनको पद से हटाया जा सकता है। तो महाभियोग का जो प्रक्रिया होता है यानी रिमूवल या इंपीचमेंट, ये आपका पार्लियामेंट से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसे मिसकॉन्डक्ट उनके बिहेवियर में देखा जाता है तो पार्लियामेंट में ये चीजें ला करके इंपीचमेंट प्रोसेस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, या अगर वो चाहे खुद तो बाय मेथड ऑफ रेजिग्नेशन एक लेटर लिख करके और प्रेसिडेंट को दे करके और क्या कर सकते हैं, वो अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछ रखा था। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बैकवर्ड क्लास कमीशन। यहां पे पिछड़ा आयोग कमीशन की बात हो रही है, पिछड़ा आयोग की बात हो रही है। ये पूछा जा रहा कि कमीशन का जो था पहला चेयरमैन किसे बनाया गया था। तो पहले तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसका जवाब कमेंट में दे एंड देन फिर ये वीडियो देखे। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, काका साहब कालेकर जो थे उनको जो है बीसीसी यानी बैकवर्ड क्लास कमीशन का पहला चेयरमैन अपॉइंट किया गया था। अगर बैकवर्ड क्लास कमीशन की बात करें तो ये जो क्लास बना था इसका गठन हुआ था 1953 में। इस बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन किया गया था, जैसे अभी हमने पढ़ा, कालेकर जी के नेतृत्व में, और इसी को जो है ना इसको कालेकर कमीशन भी कहा जाता है। ओके, तो अगर बीपीएससी पूछे कि कालेकर कमीशन क्या है तो कालेकर कमीशन ही बैकवर्ड क्लास कमीशन है जिसका गठन हुआ था 1953 में। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो यह गठन हुआ था 29 जनवरी और 1953 में इसका गठन हुआ था। और इसने जो है अपना रिपोर्ट दिया। इसका मेन उद्देश्य था, ये कमीशन का मेन उद्देश्य क्या था, किस लिए गठन किया गया था, कि ये पता लगाना
कि जितने भी समाज में कितने ओबीसी के परसेंटेज के हिसाब से कितने ओबीसी के पॉपुलेशन है उसका पता लगाना। दूसरा था कि उनके सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन का अध्ययन करना कि वो सोशली और एजुकेशनली कितने बैकवर्ड है उनका पता लगाना इस कमीशन का काम था। और उनके उत्थान के लिए क्या क्या प्रभावी कदम उठाया जा सके ये सब का पता लगाने के लिए कमीशन का गठन किया गया था। लेकिन उनके रिकमेंडेशंस आए लेकिन उस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर जाकर के एक और कमीशन बनता है, अगर आप लोग को पता हो, जिसको हम लोग बोलते हैं दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग यानी सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, और उसी को बोला जाता है मंडल कमीशन। ये आप लोग को पता होगा बहुत अच्छे से, नहीं पता तो ये फैक्ट आप लोग याद रखें। मंडल कमीशन का फिर से गठन किया जाता है। और किसके, जब जनता पार्टी आई थी इमरजेंसी के बाद, इसने मंडल कमीशन का गठन किया था। और ये कब, ये गठन होता है आपका 1979 में, इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी हार जाती है, फिर उसके बाद जनता पार्टी का गवर्नमेंट बनता है और ये मंडल कमीशन का गठन किया जाता है। ओके, और ये मंडल कमीशन के अध्यक्ष बनते हैं बीपी मंडल अध्यक्ष बनते हैं। और उन्होंने भी अपने जो भी है रिपोर्ट्स गवर्नमेंट के सामने रखा, लेकिन फिर ये ठंडे बस्ते में ऐसे ही रिपोर्ट पढ़ा गया। लेकिन 1990 में जब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, फिर वीपी सिंह के प्राइम मिनिस्टर के बाद ये जो है वीपी सिंह ने इस कमीशन का जो भी रिकमेंडेशन था उसको लागू कर दिया। और फिर जाकर के 1990 में जो है ये मंडल कमीशन के प्रावधानों को लागू कर दिया गया। और इसके बाद ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाने लगा केंद्र सरकार के नौकरियों में। ओके, तो ये पूरा मैंने डिटेल जो है डिस्कस किया। देखिए जो क्वेश्चन है ना, सिर्फ मैं आकर के यहां बता दूं कि भाई इसका ऑप्शन बी है ऑप्शन सी है तो कोई मतलब बनता नहीं, इसलिए जो है हम लोग पूरा डिटेल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, मैं आपको डिटेल बताता हूं कि इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर जो पूछ सकता है। अब इसमें बीपीएससी ने पूछ दिया फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन, ये सेकेंड बैकवर्ड कमीशन को मंडल कमीशन कहा जाता है, तो ये आप लोगों को पता चला नया चीज। फिर इसका गठन कब किया गया, तो 1979 में। इसके रिकमेंडेशंस को लागू कब किया गया, तो रिकमेंडेशंस को लागू किया गया 1990 में जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये फैक्ट जो है ना, ये सब एक दूसरे से लिंक रहता है, तो ऐसे हम लोग को डिस्कशन देखना चाहिए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। द चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को, तो ये आपका आंसर हो जाएगा द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, यानी कि उस राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उसके द्वारा वहां का जो पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो राज्यपाल के द्वारा चुना जाता है। ये क्योंकि एक संवैधानिक पद है इसलिए संविधान में हमारे मेंशन जरूर होगा। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 316 संविधान में मेंशन किया गया है कि हर राज्य में एक राज्य सेवा आयोग होगा और जिसका जो अपॉइंटमेंट होगा, जिसकी बहाली जो है गवर्नर के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाएगी। ओके, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ऐसे ही जो है एक केंद्र लेवल पे भी यूपीएससी एक आपका संवैधानिक संस्था है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी लोक संघ आयोग, और जिसके चेयरमैन का जो अपॉइंट करता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ओके, तो ये आप लोग याद रखिएगा। स्टेट लेवल पे जो वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो गवर्नर के द्वारा, और उसके बाद जो यूनियन लेवल पे है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन है वो प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था। इन ऑर्डर टू बी चूजन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा के मेंबर की बात हो रही है, यहां पे पर्सन मस्ट नॉट बी लेस देन द एज ऑफ, ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन समझ लिया। ये पूछ रहा लोकसभा का जो सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की आयु निम्नलिखित में से किस वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये पूछा जा रहा है कि भाई अगर लोकसभा का कोई इलेक्शन लड़ रहा है तो उसका मिनिमम एज क्या होने चाहिए। तो बताइए आप लोग, तो मिनिमम एज इसका क्या हो जाएगा, आंसर विल बी सी 25 होने चाहिए,
तभी जाकर के वो क्या है कि वो जो पर्सन है वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकता है, यानी मिनिमम एज 25 होने चाहिए। तो यहां पे मैं कुछ फैक्ट आपको दे देता हूं, जितने सारे जो मेन मेन पोस्ट है उसके क्या मिनिमम एज क्राइटेरिया है, यहां पे मैं आप लोग को लिख देता हूं, उसको आप लोग हमेशा रिकॉल कीजिएगा। तो अगर लोकसभा है, ठीक है, तो लोकसभा इलेक्शन के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए मिनिमम एज चाहिए आपको 25 ईयर्स। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है, यानी एमएलए, आपको लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना है, एमएलए बनना है, तो उसके लिए भी आपको मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट कितनी है, 25 ईयर्स। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है, यानी राज्यसभा के एमपी के लिए मिनिमम एज रिक्वायर्ड है 30 ईयर्स। ये डिफरेंस आप लोग लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स। अगर आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना है, यानी कि एमएलसी है, उसके लिए मिनिमम एज रिक्वायर्ड है 30 ईयर्स। उसके बाद अगर प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो, तो उसके लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट कितनी है, 35 ईयर्स, 35 ईयर्स। और अगर आपको पंचायत इलेक्शंस लड़ने हैं या पंचायत मेंबर बनना है, तो उसके लिए, या म्युनिसिपल इलेक्शंस, तो म्युनिसिपल इलेक्शंस के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है दैट इज 21 ईयर्स। तो ये जितने भी चीजें हैं, ये फैक्ट आप लोग याद रख सकते हैं। ये लोकसभा के लिए बीपीएससी ने पूछा है, ऑब्वियस बात है। राज्यसभा के लिए पूछ सकता है, एमएलसी का पूछ सकता है, प्रेसिडेंट का भी पूछ सकता है। तो ये सब चीजें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय, किसकी बात हो रही है, एक स्टेट में एक गवर्नर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड। एग्जीक्यूटिव हेड यानी कार्यपालिका का हेड होता है वो, ठीक है। और उसका अपॉइंटमेंट की बात हो रही है कि उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो कौन करता है आप लोग आंसर में बताइए। तो उसका अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये एक संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इसलिए ये कहीं ना कहीं संविधान में मेंशन होगा। तो ये कौन सा, तो आर्टिकल 155 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन had mentioned that there should be a one governor in the state and which is appointed by the president of India. Okay. राज्यपाल क्या रहता है, हर स्टेट का राज्यपाल जो है केंद्र का प्रतिनिधि होता है, और राज्य में संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल को देखा जाता है। तो पहला तो फैक्ट ये हो गया कि अगर बीपीएससी पूछे कि भाई केंद्र का प्रतिनिधि कौन होता है, तो केंद्र का प्रतिनिधि जो होता है स्टेट में, वो आपका होता है राज्यपाल। तो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है स्टेट में। दूसरी बोले तो राज्यपाल जो है, राज्यपाल आपका संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, किसका, स्टेट का। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, राज्य का, राज्यपाल। तो यही से आपका दो क्वेश्चन बन गया। बिल्कुल बीपीएससी अगर गवर्नर पे उसको पूछना है तो गवर्नर तो ऑलरेडी पूछ दिया है, अपॉइंटेड बाय हुम। बाकी ये जो दो फैक्ट है उस पर ही पूछ सकता है कि हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, तो ये भी आपका राज्यपाल हो जाएगा। राज्यपाल की टेन्योर की बात करें, कार्यकाल, तो राज्यपाल का कार्यकाल कितने सालों का होता है, 5 वर्ष का होता है। लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है, ये आपका प्रेसिडेंट पे पूरा डिपेंड है, ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे निर्भर करता है। अगर जो है आपका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है या प्रधानमंत्री अगर सलाह देते हैं, एडवाइज करते हैं राष्ट्रपति को कि आप वहां के गवर्नर को रिमूव कर दें, तो बिल्कुल 5 साल के पहले भी उस गवर्नर को रिमूव किया जा सकता है या इनका ट्रांसफर दूसरे जगह किया जा सकता है। तो टोटली जो है आपके डिपेंड होते हैं प्रेसिडेंट के प्लेजर पे, जितना देर प्रेसिडेंट चाहे उतना ही देर तक ये पोस्ट पे रह सकते हैं। और प्रेसिडेंट किसके एड एंड एडवाइस पे काम करता है आप लोगों को पता होगा। तो प्रेसिडेंट जो एड और एडवाइस पे काम करता है वो होता है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब चाहे तो प्रेसिडेंट के थ्रू आपका गवर्नर का जो टेन्योर डिसाइड कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। यहां पे किसकी बात हो रही है कि इंडियन पार्लियामेंट के कौन कौन से पार्ट है, तो ये तो इजी क्वेश्चन था। तो मेनली इंडियन जो पार्लियामेंट होता है ना, उसके तीन मेन पार्ट होते हैं। ओके, एक तो होता है लोकसभा, एक होता है आपका राज्यसभा, राज्यसभा एंड थर्ड वन इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, ये तीनों को मिला करके और कंबाइनली हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं। तो ये आपका प्रेसिडेंट होता है, बिल्कुल होता है, ऑप्शन 1 सही होगा। लोकसभा, बिल्कुल लोकसभा, एंड राज्यसभा थर्ड। तो ऑप्शन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट के लिए उत्तरदायी जवाबदेही होते हैं, लेकिन वो पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होता है। तो इसलिए 1 2 3, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। किसकी बात हो रही है, विलेज पंचायत की बात हो रही है कि कौन से आर्टिकल में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि आपका एक विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइज किया जाए या उसका गठन किया जाए। तो ये आर्टिकल कौन सा हो गया, तो आर्टिकल 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो राज्य को निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायतों का संगठन करे और उन्हें ऐसा अधिकार प्रदान करे जिससे वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की इकाई के रूप में काम करे, ठीक है, के रूप में काम करे। तो ये कौन सा आर्टिकल हो गया, ये आर्टिकल 40 के अंतर्गत संविधान हर राज्य को यह अधिकार देता है कि उस राज्य में विलेज पंचायत का गठन हो, ठीक है। ये अगर हम लोग बात करें तो ये डीपीएसपी पार्ट में आता है, जो हमारे संविधान का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये आर्टिकल 40 आता है। और ये कब ऐड किया गया था, तो ये आपका आर्टिकल ऐड किया गया था इन 1992, जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें पंचायती राज को जोड़ा गया था। ओके, उसको पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो एक तो क्वेश्चन वहीं से भी बन जाता है, और आगे पंचायती राज पे बहुत बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें मैंने वो भी जो क्वेश्चन पूछा था वो मैंने दे रखा है, तो वहां पे मैं और डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। लेकिन आप लोग याद रखिएगा 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो किससे रिलेटेड है, तो पंचायती राज से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। इन विच ईयर वॉज द सरकारिया कमीशन। किसकी बात हो रही है, सरकारिया कमीशन। तो बीपीएससी कमीशन पे भी बहुत क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे हमने फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन को देखा, यहाँ पे सरकारिया कमीशन पे भी था। जिसने सरकारिया कमीशन को बनाया गया था सेंटर स्टेट रिलेशन को देखते हुए कि भाई एक ऐसा आप रिकमेंडेशन दो जिससे कि सेंटर स्टेट के जो रिलेशन है, एक जो हमारा फेडरलिज्म, फेडरल का जो कॉन्सेप्ट है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके, सेंट्रल स्टेट के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग किया जा सके, उसके लिए रिकमेंडेशन देने की बात हुई थी। तो इसलिए सरकारिया कमीशन का गठन किया गया था। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि इसने अपना रिपोर्ट कब सबमिट किया था। तो सरकारिया आयोग ने जो कमीशन अपना जो है ये रिपोर्ट पेश किया था इन 1988। तो 1988 में जो है सरकारिया कमीशन ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया गवर्नमेंट को, और ये सरकारिया कमीशन का गठन किया गया था इन 1983। क्यों किया गया था, तो अभी हमने डिस्कस किया कि केंद्र और राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए कि आप रिकमेंडेशन दो कि कैसे हम लोग फेडरलिज्म को और मजबूत बना सके, और कैसे हम लोग आपस में एक केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करके और एक डेवलप कंट्री के रूप में अग्रसर हो सके। ओके, तो इसलिए सरकारिया कमीशन का गठन किया गया था। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, इसके चेयरमैन, अध्यक्ष, प्रेसिडेंट जो भी आप बोलो, उसके थे आरएस सरकारिया। जनरली ये देखा जाता है कि जो चेयरमैन रहता है ना, उन्हीं के नाम पे जो है कमीशन का नाम रख दिया जाता है। और उद्देश्य तो हमने देख ही लिया, सेंटर स्टेट रिलेशन को इंप्रूव करना और संघीय ढांचे को मजबूत बनाने के लिए आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9।
अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज द फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन लेट डाउन। यहां पे बात हो रही है फाइनेंस कमीशन की, यानी वित्त आयोग। तो ये पूछा जा रहा है कि वित्त आयोग का जो है कौन से आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है संविधानिक, क्योंकि ये संविधानिक एक आयोग है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसलिए कहीं ना कहीं संविधान के किसी ना किसी आर्टिकल में ये मेंशन जरूर होगा, वही पूछा जा रहा है। तो इसका हो जाएगा द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी आर्टिकल 280। तो आर्टिकल 280 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेंशन देयर शुड बी अ फाइनेंस कमीशन। और फाइनेंस कमीशन का क्या काम रहता है? तो फाइनेंस कमीशन का काम रहता है केंद्र और राज्यों के बीच, सेंटर एंड स्टेट के बीच जो है टैक्स का बंटवारा करना, दैट इज टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल आप लोग एक शब्द में याद रखना है आपको, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, कि कितना परसेंट किसको जाए, केंद्र और राज्य के बीच कितना परसेंट का टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब काम जो है फाइनेंस कमीशन के द्वारा देखा जाता है। अगर मान लीजिए कुछ सिचुएशन में कुछ ऐसे कुछ नेचुरल क्लाइमिटीज आ गई और किसी स्टेट को रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे और थोड़ा सेंटर से मदद मिल जाए, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं ग्रांट इन एड। तो अगर कुछ ग्रांट इन एड हो जाए उस पर भी जो है फाइनेंस कमीशन जो है उसको रिव्यू करती है और ये रिकमेंडेशन कुछ भेजेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के कि भाई इस स्टेट को और रिक्वायरमेंट है थोड़े पैसे की, तो आप अगर हो सके तो हेल्प कर दो। तो यहां भी फाइनेंस कमीशन का रोल आ जाता है। और जो फाइनेंस कमीशन जो है उसका गठन करता है राष्ट्रपति, ये भी फैक्ट आप लोग याद रखिए। तो फाइनेंस कमीशन हैज बीन कंस्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। और क्यों, तो ये अभी हमने जाना, ये दो अलग अलग फैक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। किसकी बात हो रही है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात हो रही है। तो कौन अपॉइंट करता है? तो ये इजी क्वेश्चन है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट किया जाता है। अब क्योंकि ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो भाई कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में मेंशन होगा, तो ये आर्टिकल 76 में मेंशन है। तो आर्टिकल 76 में मेंशन है कि आर्टिकल 76 के अनुसार भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब ये अटॉर्नी जनरल होता क्या है? अटॉर्नी जनरल आपका होता है, ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि जितने भी आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड केसेस होंगे, लॉ से रिलेटेड चीजें होगी, उस पे जो है अटॉर्नी जनरल अपना एडवाइज कर सकते हैं, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं भी है, ये आप गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये केस लड़ सकते हैं गवर्नमेंट के साइड से। ओके, तो राष्ट्रपति और उसकी अपॉइंटमेंट की बात करें तो ये राष्ट्रपति जो है इसका अपॉइंटमेंट करता है, जैसे अभी हमने देखा। और इसके लिए अगर इलिजिबिलिटी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश बनने के जितने भी क्राइटेरिया है वो अंदर उनके होने चाहिए, तभी जाकर के ये अटॉर्नी जनरल बन सकते हैं। ओके, तो क्राइटेरिया जो एक सुप्रीम कोर्ट के जजेज का अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया होता है, वही क्राइटेरिया होनी चाहिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, और अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक बात मैं बता दूं अटॉर्नी जनरल के बारे में, अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट जो है ना, अगर प्रेसिडेंट कहीं लॉ, अगर कुछ ऐसे लॉ से रिलेटेड कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, तो ये अटॉर्नी जनरल से एडवाइस प्रेसिडेंट ले सकता है कि भाई आप यहां पे आओ और कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं कि लॉ से रिलेटेड चीजें हैं जो उतना क्लेरिफाई नहीं है, तो अगर कुछ एडवाइस भी चाहिए होता है ना प्रेसिडेंट को, तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से वो एडवाइस भी ले सकता है प्रेसिडेंट। तो क्योंकि गवर्नमेंट तो लेता ही है, प्रेसिडेंट भी एडवाइस के तौर पर ले सकता है। ये बाइंडिंग तो नहीं है कि भाई जो एडवाइस दे दे उसको मानना ही है, लेकिन एज अ एडवाइजरी के रूप में भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत। किसकी बारे में बात हो रही है? तो न्याय पंचायत।
देखिए ये जितने भी ऑप्शंस है ना, यानी बलवंत राय कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवी के राव कमेटी, एल एम सिंघवी, ये चारों को अपॉइंट किया गया था कि भाई आप लोग जो है ना एक डिसेंट्रलाइज्ड के बारे में भी थोड़ा सोचो। डिसेंट्रलाइज यानी कि एक मान लीजिए एक तो राज्य हो, एक ऊपर आपका मान लीजिए एक कंट्री हो गया, एक यूनियन संघ हो गया ऊपर देश, उसके नीचे राज्य भरे हैं, और उसके नीचे भी एक डिसेंट्रलाइज करके पंचायत के लेवल पे भी एक चीजें होनी चाहिए, क्योंकि पावर फिर एक डिसेंट्रलाइज पावर हो, यानी कि विकास जो है वो ग्राउंड लेवल तक पहुंचे। इसीलिए अलग अलग लोगों के अध्यक्षता में अलग अलग कमेटी बनाई गई थी, और ये सब ने जो है पंचायती राज सिस्टम पे अपना अपना रिकमेंडेशंस दिया था। लेकिन फाइनली किसका रिकमेंडेशंस माना गया, तो ये माना गया था बलवंत राय मेहता जी के द्वारा जो 3 टियर सिस्टम का जो नियम लाया गया था उसको अप्रूव किया गया था, और फिर जाकर के 73rd अमेंडमेंट के द्वारा उनके रिकमेंडेशंस को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। ओके, तो ये तो हमने उसके डिटेल, लेकिन ये क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किसने न्याय पंचायत की बात की थी, तो बलवंत राय मेहता जी ने न्याय पंचायत की बात तो की नहीं थी, ये बात की गई थी एल एम सिंघवी कमेटी के द्वारा। ठीक है, तो एल एम सिंघवी कमेटी ने 2 स्तर की बात की थी। यह समिति का गठन किया गया था 1986 में एल एम सिंघवी कमेटी का, और उसने जो है 2 टियर सिस्टम का रिकमेंडेशन दिया था। जैसे बलवंत राय जी ने जो अभी पंचायती राज है 3 टियर, लेकिन उन्होंने 2 टियर का दिया था, और जिसमें उन्होंने एक न्याय पंचायत की भी बनाने की गठन की थी, जिसमें क्या था, उन्होंने बोला था कि एक पंचायत लेवल पे ही अगर कुछ जुडिशियल अगर छोटा मोटा कुछ इशू होता है तो वहीं पे सॉल्व हो जाए, कि कोर्ट का जो है इतना चक्कर न काटना पड़े, इसलिए उन्होंने न्याय पंचायत की वहां पे बात की थी। लेकिन क्योंकि उनके रिकमेंडेशन तो गवर्नमेंट ने माना नहीं, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछ रहा है न्याय पंचायत, तो आपका एल एम सिंघवी कमेटी हो जाएगा। देखिए ये जो है ना अशोक मेहता कमेटी, उन्होंने भी जो है आपका न्याय पंचायत की बात की थी। ओके, लेकिन ज्यादा डिटेल में न्याय पंचायत की बात एल एम सिंघवी, तो ये दोनों ऑप्शंस यहां पे है, डिबेटेबल है, लेकिन बीपीएससी ने जो है एल एम सिंघवी कमेटी पे अपना आंसर दिया था, इसलिए मैं यहां पे बता रहा हूं। ओके, तो देखिए अगर हम लोग थोड़ी बात करें ना, तो थोड़ा मैं और बता देता हूं। जो बलवंत राय कमेटी जो बना था ना, ये आपका 1957 में बना था। ठीक है, और इसने 3 टियर का रिकमेंडेशन दिया था कि भाई एक ग्राम लेवल पे पंचायत हो, विलेज लेवल पे, उसके बाद इंटरमीडिएट के तौर पे आपका एक ब्लॉक होगा, और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट होगा। उसके बाद अगर अशोक मेहता कमेटी की बात करें, तो अशोक मेहता जो कमेटी था उसका गठन हुआ था 1977 में, और उन्होंने 2 टियर सिस्टम का रिकमेंडेशन किया था कि 2 टियर सिस्टम का को क्रिएट किया जाए एट पंचायत लेवल। अगर जीवी के राव कमेटी की बात करें, तो उस कमेटी को बनाया गया था 1985 में, और उसका जो मेन फोकस था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था। उन्होंने कहीं ना कहीं एक जो विलेज लेवल पे इग्नोरेंस उनका देखा था, इसलिए उनके रिकमेंडेशंस को इतना माना नहीं गया। और अगर वही एल एम सिंघवी कमेटी की बात करें, तो 1986 में उसका गठन किया गया था कमेटी का, और उसने भी जो है वो 2 टियर सिस्टम की बात की थी, और एक विलेज लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात की गई थी, जो कि कहीं से भी पॉसिबल नहीं बनता, इसलिए इन सभी के रिकमेंडेशंस को खारिज कर दिया गया था। और बलवंत राय मेहता कमेटी के जितने भी रिकमेंडेशंस थे, उनको जो है 73rd अमेंडमेंट के द्वारा उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार देकर के, और वही जो है आज हम लोग पढ़ते हैं ना पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, तो ये बलवंत राय मेहता जी की कमेटी ही थी। तो इन्हीं के रिकमेंडेशंस पे ये चीजें बनी थी, पंचायती राज कमीशन अमेंडमेंट होकर के और संविधान में ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12, अंडर विच लिस्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पंचायती राज केम। किसकी बात हो रही है, फिर पंचायती राज। बीपीएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है पंचायती राज, ये मैं बता रहा हूं आपको। स्कोर इसमें करना, आपको रट लेना आप लोग पंचायती राज को, क्योंकि बीपीएससी हर साल 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछती है पंचायती राज। तो ये पूछा कौन से लिस्ट में है, तो ये आपका हो जाएगा स्टेट लिस्ट। 2 लिस्ट होती है, सॉरी 3 लिस्ट होती है, एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट। उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स दिए होते हैं। तो ये पूछा जा रहा है
कि आपका पंचायती राज कौन से लिस्ट में आता है, तो ये आपका राज्य सूची में आता है। राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट में पंचायती राज आता है। और इसमें जो है पंचायतों के गठन, संरचना और कार्य राज्य स्तर पर करती है पंचायती राज कमीशन, इसलिए यह विषय राज्य के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। यानी कि पंचायत में कितने सीट रखना है, उसके बाद कितने रिजर्वेशंस रखने हैं, कितने क्या रखने हैं, ये सब जो है स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। इसलिए जब अमेंडमेंट हो रहा था ना 73, उसी टाइम में रख दिया गया कि भाई ये स्टेट लिस्ट में रहेगा और राज्य जो है अपने हिसाब से पंचायती राज सिस्टम को देखेगी कि पंचायत में कितने सीट रखने हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो ये पूरा इसमें बदलाव का अधिकार जो है स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मनी बिल कैन बी रिप्रेजेंटेड, बात हो रही है मनी बिल प्रेजेंट करने की। यह पूछा जा रहा है कि मनी बिल कहां प्रेजेंट किया जाता है, ओनली इन लोकसभा या ओनली इन राज्यसभा या बोथ हाउसेस, लोकसभा या राज्यसभा, या ज्वाइंट सीटिंग करके और फिर ये बिल पेश किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मनी बिल जो है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ओके, और ये बात हमको आर्टिकल 109 बताती है। तो आर्टिकल 109 के अनुसार मनी बिल केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो मनी बिल केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, राज्यसभा इसे केवल रिकमेंडेशंस दे सकती है। ये मान लीजिए बिल पेश किया गया लोकसभा में, बिल अगर पास हो गया, फिर राज्यसभा कुछ रिकमेंडेशंस दे सकती है कि नहीं भाई थोड़ी इसमें बदलाव कर दो आप, लेकिन ये बाइंडिंग नहीं है। ये रिकमेंडेशंस ऐसे एडवाइजरी होते हैं, बिल्कुल अगर लोकसभा चाहे तो ये बिल, ये जो भी एडवाइजरी दिया गया है, जो भी एडवाइज किया गया है राज्यसभा के द्वारा, ये बिल्कुल मना कर सकती है कि नहीं भाई हम लोग इसको लेने वाले नहीं है। तो बस ये रिकमेंडेशन कुछ दे सकती है, लेकिन संशोधन बिल्कुल नहीं कर सकती मनी बिल के अंदर। और जो भी अंतिम निर्णय होगा, जो लास्ट से होगा, वो किसका होगा, और लोकसभा का ही होगा। और एक और चीज, जो मनी बिल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर के द्वारा पेश किया जाता है। यानी एक गवर्नमेंट है, उसके अंदर जितने भी मंत्री है, तो मंत्री के ही द्वारा लोकसभा में मनी बिल पेश किया जा सकता। अगर कोई मेंबर है ना, यानी कोई प्राइवेट मेंबर है, प्राइवेट मेंबर के द्वारा मनी बिल पेश नहीं किया जाता, वो आपका हो जाएगा ऑर्डिनरी बिल कहलाएगा, ऑर्डिनरी बिल। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इतने सारे हमने मनी बिल में फैक्ट देख लिया कि भाई ये एक तो ये आर्टिकल 109 में मेंशन है, राज्यसभा रिकमेंडेशन दे सकती है, बट लोकसभा के पास पूरा अधिकार है, माने या ना माने, पूरा लोकसभा के पास अधिकार है। उसके बाद कोई प्राइवेट मेंबर इसको पेश नहीं कर सकता, पेश वही कर सकता है जो गवर्नमेंट में मिनिस्टर हो, तो मिनिस्टर के पोस्ट पे होगा वही मनी बिल लोकसभा में प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर की बात हो रही है। क्या फेडरल नेचर है, क्या यूनिटरी है, क्या पार्लियामेंट्री है, या क्वासी फेडरल है, या इनमें से कोई नहीं, या एक से ज्यादा है। तो अगर आप लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा ध्यान से पढ़ा होगा तो हमारा जो है ना क्वासी फेडरल है, न पूरा फेडरल ही है न पूरा यूनिटरी है। इसलिए उस टर्म को न जो पूरा फेडरल हो और न पूरा यूनिटरी हो, तो उस टर्म को हम लोग क्या बोल देते हैं, उस टर्म को बोलते हैं क्वासी फेडरल, क्वासी फेडरल। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, क्वासी फेडरल, यानी कि जो भारतीय संविधान का जो स्वरूप है न पूर्णतः फेडरल संघीय है और न पूर्णतः एकात्मक, यूनिटरी यानी होता है एकात्मक, या ना यूनिटरी है एकात्मक ही है। इसलिए ये दोनों का मिश्रण है, दोनों का मिक्स है, तो यही क्वासी फेडरल कहलाता है। अब इसमें हम लोग थोड़े जानते हैं कि क्यों जो है ये फेडरल फीचर भी है और क्यों यूनिटरी फीचर भी है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं फेडरल फीचर। फेडरल फीचर यानी कि कुछ संघीय विशेषता। क्यों हम अपने संविधान को फेडरल बोल रहे हैं, तो पहला तो यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स बने हुए हैं, स्टेट सब्जेक्ट, यूनियन सब्जेक्ट, इसलिए ये फेडरल इन नेचर है। तो पहला तो क्या है कि सेंटर और जो स्टेट है उसकी शक्तियों का विभाजन किया गया है, यानी कि उनके शक्तियों का बंटवारा किया गया है। उसके बाद एक रिटेन और कठोर संविधान है, एक रिटेन
एंड रिजिड संविधान है, यानी कि अगर कुछ स्टेट के सब्जेक्ट बदलने होते हैं तो कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिससे स्टेट का भी जो है आपका परमिशन लेना पड़ता है, तो इसलिए ये एक फेडरल है, यानी कि यहाँ पे स्टेट का भी कुछ ना कुछ अपना योगदान बनता है। और किस वजह से बोल सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है, क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका है तो यूनियन गवर्नमेंट जो है अपनी मनमानी से कुछ नहीं कर सकती, इसलिए फेडरल है। तो ये दो तीन फीचर हो गया। अब हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि यूनिटरी भी है, एकात्मक भी है, यूनिटरी फीचर भी देख लेते हैं उसका, जिसकी वजह से हम लोग बोल रहे हैं एकात्मक। तो सबसे पहले तो ये आपातकाल जब इमरजेंसी लगती है तो क्या होता है, केंद्र की शक्तियां बढ़ जाती है। तो इमरजेंसी के टाइम में क्या होगा, बहुत सारे ऐसे स्टेट गवर्नमेंट जो है जिनकी पावर को कम किया जा सकता है, तो इससे यह साबित होता है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है आपका कहीं ना कहीं पावरफुल है। तो इस यहां पे एक यूनिटरी फीचर का ये एक इंपॉर्टेंट फीचर आ जाता है। उसके बाद एक सिंगल सिटीजनशिप है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि कोई स्टेट का अलग से सिटीजनशिप नहीं है, एक आपका यूनियन लेवल पे, यानी कि हर देश का एक सिटीजनशिप है न। अगर हम लोग इंडिया के सिटीजन है, यानी कि हम हर जितने भी 28 स्टेट है वो सब के सिटीजन है। तो ये भी बताता है कि यूनिटरी हमारा नेचर है संविधान का। और उसके बाद जो है एक अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की बात होती है। तो गवर्नर राज्य का हेड होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, लेकिन अपॉइंट कौन करता है, तो अपॉइंट किया जाता है सेंटर के द्वारा। यानी हमने अभी देखा पिछले में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है रिकमेंडेशन देती है प्रेसिडेंट को, और फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर को। तो एक ये भी आप देख सकते हैं कि स्टेट के लेवल पे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रकार से हस्तक्षेप है, इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा है, तो ये भी एक यूनिटरी साइन दर्शाता है। तो होप आप लोग को बहुत डिटेल से क्लियर हो गया। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसकी बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात हो रही है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल होता है वन एंड ओनली लोकसभा। तो भारतीय संसद प्रणाली की बात करें ना, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर जो है और उनकी मंत्री परिषद, सिर्फ पीएम ही नहीं, पीएम प्लस जो उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, यानी कि उनके जो टोटल मंत्री परिषद है ना, ये सब जो है लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। ये हमको देखने को मिलता है आर्टिकल 50 एंड पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से, यानी कलेक्टिवली जो है लोकसभा के लिए उत्तरदायी होते। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाए तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ सकता है। अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव आता है, अगर विपक्षी के द्वारा लाया जाता है, क्योंकि पीएम इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, और अगर वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो इसलिए जो है लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट, हु इज द हाईएस्ट रैंकिंग सिविल सर्विसेज ऑफिसर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है। उसमें हाईएस्ट जो रैंक है सिविल सर्विस ऑफिसर की क्या होती है, क्या वो होम सेक्रेटरी का पोस्ट होता है, क्या वो डिफेंस सेक्रेटरी, क्या कैबिनेट, या प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ पीएम, ये चार ऑप्शन में से आपको चूज करना है। तो जो हाईएस्ट सिविल सर्विस ऑफिसर होता है ना, वो आपका होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है वो सबसे उच्च रैंक वाला सिविल सर्विस अधिकारी होता है, और यह कैबिनेट सचिवालय जो होता है, जो सेक्रेटेरिएट जो होता है, सेक्रेटेरिएट ऑफ कैबिनेट, उसका वो हेड होता है। तो इस प्रकार से देखें ना, तो और अगर आईएएस के हायरार्की में देखें तो ये सबसे सीनियर मोस्ट भी रहते हैं। तो जो सीनियर मोस्ट रहता है उन्हीं को कैबिनेट सेक्रेटरी जो है बना दिया जाता है, और इनका काम क्या रहता है, प्रधानमंत्री और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यानी पीएम एंड जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन बनाना, समन्वय स्थापित करना, कि गवर्नमेंट जो है आपका सुचारू रूप से, बढ़िया रूप से चल सके। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, वोट ऑन अकाउंट इज मींट फॉर, किसकी बात हो रही है, वोट ऑन अकाउंट। इसमें पूछा जा रहा है कि ये इतने सारे मतलब दिए गए हैं, वोट ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है। तो वोट ऑन अकाउंट का सिंपल मतलब होता है टू मीट द एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द इंटरिम गवर्नमेंट बिफोर द पासिंग ऑफ बजट।
अब ये इतना लंबा चौड़ा ऑप्शन दिया है। अब उसको हम लोग समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, आर्टिकल जो 116 है ना, आर्टिकल 116 116 के अनुसार वोट ऑन काउंट का उपयोग उस समय किया जाता है जब पूरा बजट पारित होने से पहले सरकार को खर्च चलाने के लिए धन की आवश्यकता हो। देखिए, जनरली क्या होता है, लास्ट के फैब में जो है गवर्नमेंट बजट प्रस्तुत करती है, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने को रहता है। अब उस फाइनेंशियल ईयर के पहले मान लीजिए बजट आने को है, लेकिन सरकार के पास पैसे कम पड़ गए हैं खर्च के लिए। अब सरकार का खर्च क्या हो सकता है, बहुत सारे सब्सिडीज देता है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चला रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। अब उस चीज में पैसे की जरूरत है, लेकिन अभी तक बजट आया नहीं है और सरकार का पैसा खत्म हो गया, तो वो जो पैसे हैं कंसोलिडेटेड फंड में रहते हैं, आप लोगों को पता होगा। अब उस कंसोलिडेटेड फंड में से अगर आपको पैसे निकालना, तो ऐसा तो है नहीं गए ताला चाबी खोले पैसे निकाल लिए, उसके लिए आपको गवर्नमेंट के द्वारा एक वोट ऑन अकाउंट पेश करना पड़ता है, ठीक है। और वो वोट ऑन अकाउंट के द्वारा गवर्नमेंट जो है जितना चाहे पैसा कंसोलिडेटेड फंड से निकाल सकती है फर्दर अपने एक्सपेंस के लिए। और फिर ये चीजें क्या रहती है, एक टेम्पररी प्रोविजन है, जरूरी नहीं है कि ये परमानेंट है। जब ऐसा रिक्वायरमेंट होती है तभी जो गवर्नमेंट है वोट ऑन अकाउंट करती है। आमतौर पर ये देखा जाता है कि 1 से 2 महीने, जनरली 2 मंथ के खर्च के लिए ये चीजें, ये फंड निकाला जाता है, जिससे कि दैनिक कार्य प्रभावित ना हो सके। जो गवर्नमेंट के डेली बेसिस पे काम है, जैसे हमने डिस्कस किया, वो प्रभावित ना हो, इसलिए ये लगभग 2 महीने के लिए निकाला जाता है। और फिर जब बजट एलोकेशन हो जाता है और बजट के समय जो एप्रोप्रिएशन बिल पेश करती है सरकार, तो एप्रोप्रिएशन बिल पेश करके और फिर वहां बजट पेश की जाती है, और उसके बाद फिर जितना चाहे पैसा भारत सरकार निकाल सकती है। लेकिन टेम्पररी बजट से पहले अगर पैसे सरकार को निकालनी है, तब जाकर के वोट ऑन अकाउंट का यूज किया जाता है। तो बात समझ में आई। तो इतना जो ऑप्शन बी है ना, इसका मतलब इतना सारा है, तो इसलिए हमको कॉन्सेप्चुअल पढ़ना पड़ता है, पूरे डिटेल में ऐसा पढ़ो जिससे कोई क्वेश्चन जो है छूटे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। हु अमंग द फॉलोइंग हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इवन दो ही इज नॉट अ मेंबर। अब ये क्या पूछ रहा है, ये 4 ऑप्शन दे दिया, ठीक है। अब ये 4 ऑप्शन में बोल रहा है कि कौन से ऐसा पोस्ट है कि जो मेंबर ना रहते हुए भी, कोई भी या तो लोकसभा या तो राज्यसभा किसी का मेंबर नहीं है, लेकिन वो जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग होती है, पार्लियामेंट की कार्रवाई होती है, उसमें वो शामिल हो सकता है। तो ये कौन सा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में वो बिल्कुल शामिल हो सकता है, लेकिन उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, वोट देने का अधिकार उसके पास नहीं है। और कोई भी मैटर पे जो अगर वोटिंग होती है तो बिल्कुल वोटिंग पार्लियामेंट में नहीं दे सकता, लेकिन प्रोसीडिंग जो है उसमें बिल्कुल शामिल हो सकता है। तो यह है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और उसका पूरा डिटेल हमने पीछे वाले में देखा। वो क्या होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, या मोस्ट स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ऑफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 की बात हो रही है यहाँ पे। Which one of the following are listed among the directive principle of state policy पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा पार्ट 4 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या बताता है, वो बताता है डीपीएसपी, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कि राज्य के द्वारा कुछ ऐसे निर्देश तय किए गए हैं जो पार्ट 4 में डाला गया है ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें 4 आपके दिए गए हैं स्टेटमेंट, आपको ये बताना है कि कौन सा सही है। तो अगर आप लोगों ने डीपीएसपी पढ़ा होगा तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, वहां पे इक्वल पे की बात की गई है फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, तो ये भी आपके स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट। वहीं पे आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात हो रही है, और जिससे गवर्नमेंट जो है वो यूसीसी लाने की बात कर रही है, जो बहुत सारे जो अपोजिशन है उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। क्योंकि हमारे जो, देखिए ये डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, हमारे जो संविधान बना रहे थे,
जो संविधान निर्माता, उस समय कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जो लागू नहीं किए जा सकते। जैसे एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं, यही यूनिफॉर्म सिविल कोड का। तो क्या किया गया है कि इसको डीपीएसपी में रख दिया गया, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यहां पे देखिए, और ये बोला गया है कि अभी क्या है, अभी इसको हम लोग लागू नहीं कर सकते हैं ड्यू टू वेरियस सर्कमस्टांसेस, लेकिन आने वाले समय में सरकार पूरी आजाद रहेगी कि इसको जो है, इस प्रोविजन को आप लोग मैंडेटरी बना सकते हो। संविधान संशोधन के द्वारा इसको आप लोग मैंडेटरी बना सकते हो। इस समय पॉसिबल नहीं है इसको बनाना, तो इसलिए जितने भी ऐसे ऐसे पार्ट थे ना, ये सब डीपीएसपी में रख दिया गया फ्यूचर के लिए, कि अगर फ्यूचर में कोई सरकार आए तो इस पे आप लोग कार्रवाई करके और उसको एक संवैधानिक हक दे सकता है। और यही सब डीपीएसपी में रखा गया कि इक्वल पे उस समय संभव नहीं था, तो ये रखा गया, तो यही स्टेटमेंट दिया गया, वही हमको फाइंड आउट करना है। तो दो भी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात की गई है, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये भी बात की गई है डीपीएसपी में, और प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इसकी भी बात जो है आपको डीपीएसपी में बात की गई है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन डी, 1 2 3 एंड 4 ऑल आर करेक्ट। तो आप लोग डीपीएसपी है ना, जितने भी अलग अलग प्रिंसिपल है, गांधीयन प्रिंसिपल, सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, सब जितने भी उसके फैक्ट्स है ना, सब आप लोग याद रखिएगा। बीपीएससी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रही है आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन बट नॉट एलियंस। किसकी बात हो रही है, यहां पे बात हो रही है इंडियन सिटीजन वर्सेज एलियन। एलियन क्या होता है, जो इंडियन सिटीजन नहीं है, बाहर से आकर के रहते हैं, उनकी बात हो रही है यहां पे। तो कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जो उनके लिए अवेलेबल नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दैट इज मेंशन इन आर्टिकल 19 विच इज नॉट अवेलेबल फॉर एलियंस, इट इज ओनली अवेलेबल विच आर इंडियन सिटीजन। जो इंडियन सिटीजन है ना, उसी के लिए आर्टिकल 19 अवेलेबल है। अब मैं एक फैक्ट लिख देता हूं, जो आप लोग उसको रट लेना, मगअप कर लेना। यहां पे मैं लिख देता हूं आपको, जो फंडामेंटल राइट सिटीजन के लिए है, जो इंडियन सिटीजन, और यहां पे मैं एक बना देता हूं आपका, जो बोथ, जो सिटीजन होगा उसके लिए प्लस एलियन। ठीक है, तो जो सिटीजन के लिए आर्टिकल है, सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के लिए है, वो है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। ये सिर्फ और सिर्फ जो इंडियन सिटीजन है उसके लिए है, और जो दोनों के लिए है वो आपका है आर्टिकल, वो भी मैं लिख देता हूं यहां पे, आर्टिकल 14। उसके बाद वैसे भी आप लोग याद कर सकते हो, जो 12 से 35 तक हमारा फंडामेंटल राइट है ना, तो जब इतने सिटीजन के लिए, तो उसके अलावा बाकी दोनों के लिए रहेगा, बट मैं लिख देता हूं आर्टिकल 14, 20, 21, 21A। 21A क्या है, राइट टू एजुकेशन, अमेंडमेंट होके जुड़ा है 21A, तो ये सबके लिए है, बोथ सिटीजन एज वेल एज एलियंस। 21, 22, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 27 एंड 28। तो ये आप लोग बिल्कुल याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये बस 5 ही है, ये 5 को आप लोग रट लेना, 15, 16, 19, 29, 30, ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के लिए, और उसके अलावा जो आए वो दोनों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द सीट ऑफ एमपी कैन बी डिक्लेयर्ड वेकेंट इफ ही एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द हाउस फॉर द कंटिन्यूअस पीरियड। ये बात हो रही है कि मान लीजिए कोई एमपी है, एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का सदस्य है, तो वो लगातार जो है कितने दिनों तक अगर कंटिन्यूअस पीरियड में एब्सेंट रहे, तो उसको डिक्लेयर किया जा सकता है कि भाई अब आप जो है इस सभा के सदस्य नहीं रहे, आपका सीट वेकेंट माना जाता है। ओके, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 मंथ। तो अगर लगातार जो है कोई मेंबर 2 महीने लगातार अब्सेंट रहता है, तो उसको उसका सीट वेकेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन कंडीशन एक है कि वो क्या है, अगर वहां के जो प्रिसाइडिंग हेड है, उस हाउस के जो हेड है, उनसे अगर परमिशन लेकर के गायब होता है, तब तो कोई बात नहीं है।
अगर परमिशन नहीं लेकर के लगातार 2 महीने तक वो क्या रहते हैं, अब्सेंट रहते हैं ना, तब जाकर के उनके सीट को वैकेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये चीज है, तो 2 मंथ आप लोग ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट होस्टिंग द नेशनल फ्लैग अ टॉप प्राइवेट बिल्डिंग इज फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। अब ये कौन से आर्टिकल में इसको अमेंड किया गया? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले आप लोग क्वेश्चन समझ ले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक अपने ऑर्डर में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराना प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा अगर कोई प्राइवेट कंपनी है या प्राइवेट भवन है, निजी घर है, तो उस पर पहले सरकार ऑब्जेक्ट करती थी, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक ऑर्डर पारित किया कि नहीं, हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि अपने कोई भी निजी भवन पे फ्लैग होस्ट कर सकता है, झंडा फहरा सकता है। और तो ये आर्टिकल कहां ऐड किया गया? तो ये आर्टिकल किया गया आर्टिकल 19(1) सबसेक्शन ए में, ये कॉन्स्टिट्यूशन का ऐड किया गया, जिसमें अगर आप कोई भी प्राइवेट भवन पे ध्वज फहराना चाहते हैं तो ये आपका फंडामेंटल राइट है, कोई भी नहीं रोक सकता है। ओके, और ये केस का नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, अगर केस पूछ ले तो ये केस का नाम है आपका यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल, जो जिंदल इंडस्ट्रीज के मालिक है ना, वही वाले जिंदल साहब। तो ये 2004 में केस हुआ था और ये केस गया था आपका सुप्रीम कोर्ट में, और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था इससे रिलेटेड। तो ये आप लोग केस भी याद रख सकते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल केस 2004। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट रिक्वायर्स अ मेजॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यानी कि पूछ रहा कि अगर नया स्टेट बनाना है यूनियन को, तो नया स्टेट बनाने के लिए ये इतने सारे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रोसेस दिए गए हैं कि सिंपल मेजॉरिटी से, 2/3 मेजॉरिटी से, 3/4 मेजॉरिटी से, या 2/3 प्लस रेक्टिफिकेशन बाई हाफ ऑफ द स्टेट। कौन से मेजॉरिटी के द्वारा नए जो राज्य का गठन किया जा सकता है? तो सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा अगर यूनियन गवर्नमेंट चाहे, राज्य भारत सरकार, तो अलग राज्य का गठन कर सकती है। और ये कहां पे मेंशन है? तो ये आपके आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार संसद नए राज्य का निर्माण और सीमाओं में जो है उसके बॉर्डर जो भी है उसमें परिवर्तन कर सकती है। तो क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट एंड चेंजेस द बाउंड्री ऑफ द स्टेट विच इज डन बाय सिंपल मेजॉरिटी बाय द यूनियन गवर्नमेंट, उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, कोई संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। नो नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात हो रही है, द टर्म सोशलिस्ट एंड सेकुलर वेयर इंसर्टेड इन द प्रियम्बल में जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, तो ना उसमें सोशलिस्ट था प्रियम्बल में और ना ही सेकुलर शब्द था। तो ये पूछा जा रहा है कि कौन से ये चारों में से संविधान संशोधन के द्वारा ये दोनों शब्द जोड़ा गया था, और ये दोनों ही नहीं, एक और शब्द जोड़ा गया था, दैट इज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता, ठीक है। तो ये 3 शब्द जोड़ा गया था संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इसी को बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यानी इतने सारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके बहुत सारे चीजें जोड़ी गई ना, कि एक तरीका से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है इसको। ये जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका हुआ था इमरजेंसी के दौरान। उसी समय इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी देश में, और उसी के अंदर ये सोशलिस्ट और ये सेकुलर और इंटीग्रिटी तीनों जो है संविधान संशोधन करके प्रियम्बल में जोड़ा गया, और इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जैसे हमने ऑलरेडी देखा, और इंटीग्रिटी का भी ऐड किया गया था। तो ये 3 टर्म आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा।
तो इसमें बहुत सारे फैक्ट जुड़ गए। बीपीएससी ने सिर्फ सोशलिस्ट और सेकुलर ही पूछा था, तो इसमें हमने देखा कि भाई इंटीग्रिटी भी ऐड किया गया था, तो एक क्वेश्चन तो ये भी बन गया। उसके बाद क्योंकि बहुत सारे चेंजेस किया गया था, इसलिए जो 42 जो 42nd अमेंडमेंट है उसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो ये सारे फैक्ट क्या होता है, एक क्वेश्चन को जब हम लोग डिटेल से एनालिसिस करते हैं ना, तो उसी से बहुत सारी चीजें निकलती है और वही जो है एग्जाम में पूछता है। इसके अलावा क्या पूछ सकता है इस टॉपिक से, यही सब चीजें, इसलिए डिटेल में हमको डिस्कशन जरूरी है। द डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम वॉज रिकमेंडेड बाय, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, बलवंत राय मेहता जी के रिकमेंडेशंस पे जो है आपको द डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि सिंपल आप लोग समझ लीजिए पंचायती राज की बात हो रही है, यहाँ पे पंचायत लेवल पे बात हो रही है। तो ये बलवंत राय मेहता जी का रिकमेंडेशन था, ये 1957 में जाकर के उन्होंने रिकमेंडेशन किया और उसके द्वारा क्या किया गया, ये आपका 73rd उनके रिकमेंडेशन तो दे दिया उन्होंने, लेकिन उस रिकमेंडेशन को एक संवैधानिक चोला पहनाना था। वहीं जाकर के आपका 73rd अमेंडमेंट एक्ट किया जाता है संविधान में, और उसके बाद जितने भी इनके रिकमेंडेशन थे ये सब उसमें डाले जाते हैं, एक संविधानिक हक दे दिया जाता है उनके रिकमेंडेशन को, और उसके बाद से इसी को पंचायती राज का निर्माण गठन हर स्टेट में किया जाने लगा। और जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है ना, इन्होंने क्या 3 टियर सिस्टम का रिकमेंडेशन दिया था। तो पहला तो इन्होंने दे दिया कि भाई एक विलेज लेवल पे एक क्या बनाया जाना चाहिए, ग्राम पंचायत का गठन किया जाना चाहिए। उसके बाद एक ब्लॉक लेवल पे उन्होंने बात की थी, एक पंचायत समिति का गठन हो, पंचायत समिति। और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने बात की थी, एक जिला परिषद, ठीक है। तो इसीलिए इसको 3 टियर सिस्टम बोला जाता है। तो ये बलवंत राय कमिटी, जो बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन के सभी इसमें प्रावधान डाले गए थे। नेक्स्ट, द पब्लिक अकाउंट कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट। बहुत सारे पार्लियामेंट में कमिटीज रहती है, उसमें एक ये भी आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी है। तो उस कमेटी के जितने भी कमेटी है ना, उसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें हम लोग बीपीएससी ने पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में पूछ रखा है। ये पूछ रहा है कि जो इसके रिपोर्ट्स होते हैं, हर साल रिपोर्ट जो है किसको सबमिट करता है। तो सिंपल बात ये है कि ये जो रिपोर्ट है ना, ये स्पीकर ऑफ लोकसभा को सबमिट करता है, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी अपना रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। अगर कुछ पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करें ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कमेटी होता है, फाइनेंस कमेटी होता है, यानी कि वित्तीय, एक बहुत इंपॉर्टेंट वित्तीय समिति होता है ये, ओके। और यह क्या करता है, यह कैग के जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है, ये कैग के रिपोर्ट जो होते हैं ना, कैग रिपोर्ट बनाता है, आप लोगों को पता होगा। तो ये कैग के रिपोर्ट की जांच करता है, और रिपोर्ट पहले लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती है। अब ये कैग के जितने भी रिपोर्ट, कैग क्या करता है, कैग का काम ही रहता है गवर्नमेंट के जितने भी है उसके ऑडिट करना, जितने भी खर्चे हैं, जितने भी उनसे रिलेटेड चीजें हैं। तो और कैग के भी रिपोर्ट को जांच कौन करता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो आप लोग देख सकते हो कि कितने ये इंपॉर्टेंट कमेटी है फाइनेंशियल कमेटी। तो पहले तो ये लोकसभा को स्पीकर को देता है, तो कैग की रिपोर्ट की जांच करता है, फिर क्या करता है, जांच करने के बाद ये रिपोर्ट देता है लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनको, और फिर स्पीकर को देने के बाद ये जो भी रिपोर्ट होता है, ये रिपोर्ट पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, ठीक है। तो फाइनल ये पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है, इसके रिपोर्ट पार्लियामेंट में आने से पहले इतने सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। तो ये आप लोग फैक्ट याद रखें। क्वेश्चन नंबर 27, हु इज द हेड ऑफ नेशनल डिफेंस कमिटी, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, उसी को बोलते हैं। जो नेशनल डिफेंस कमिटी होता है ना,
उसी को बोलते हैं कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। तो इसके हेड जो है प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट नहीं होते, डिफेंस मिनिस्टर भी नहीं होते, इसके हेड कौन हो जाते हैं? इसके हेड हो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब इसका काम क्या रहता है? यह समिति का काम रहता है राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेना। यानी कि जितने भी डिफेंस डील है, जितने भी राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े जितने भी सब्जेक्ट है ना, इन सब पे इंपॉर्टेंट निर्णय लेना कि भाई हमको नेशनल सिक्योरिटी को कैसे प्रिजर्व करना है, कैसे बचाना है, कैसे उसको स्ट्रेंथन देना है, ये सब नेशनल डिफेंस कमेटी का काम होता है। और इसके कुछ मेंबर्स भी होते हैं, ठीक है। तो हेड तो हो गए पीएम, एक हेड होते हैं यानी चेयरमैन हो गए पीएम, और इसके जो मेंबर्स होते हैं, उसके मेंबर्स होते हैं आपके, एक तो हो गया रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, उसके बाद होम मिनिस्टर होते हैं, उसके बाद विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर, और वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर। ये इतने सारे जितने भी इंपॉर्टेंट मंत्रालय है ना, सब इसके मेंबर होते हैं, और पीएम। तो एक बहुत ही पावरफुल कमिटी है नेशनल डिफेंस कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड नेशनल इमरजेंसी? यहां पे बात हो रही है नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल। तो ये आर्टिकल 352 के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो डिक्लेयर कर सकता है नेशनल इमरजेंसी। ओके, तो राज्यपाल घोषित कर सकता है। और ये कब घोषित कर सकता है? जब राष्ट्रपति को लगे कि भाई देश के अंदर जो है एक वॉर का सिचुएशन आ गया है, ठीक है। तो पहला तो वॉर का सिचुएशन होना चाहिए। सेकंड जो है, प्रेसिडेंट को लगे कि कोई एक्सटर्नल एग्रेशन देखने को मिल रहा है, यानी बाहरी आक्रमण, तब प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 352 को इन्वोक कर सकता है। और प्रेसिडेंट को लगे कि भाई एक प्रकार का देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो गया है। सशस्त्र विद्रोह का मतलब आर्म्ड रिवेलियन। तो ये तीन सिचुएशन में प्रेसिडेंट जो है, अगर प्रेसिडेंट को लगता है ये कि तीनों में से कोई भी एक सिचुएशन इमर्ज हो रहा है, तो प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 352 के अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। ओके, अब बाकी जो ऑप्शन है ना वो भी देख लेते हैं हम लोग। आर्टिकल 356 बात करता है आपके प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल कहां? तो राज्य में, यानी कि बोलते हैं ना कि राज्य में आपका प्रेसिडेंट रूल लग गया, राज्य आपातकाल लग गया, तो ये आर्टिकल 356 के द्वारा जो है प्रेसिडेंट राज्य के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। उसके बाद जो है वहां की सरकार गिर जाएगी, और वहां के जो भी है राज्य के अधिकार फिर प्रेसिडेंट अपने हिसाब से उसको रेगुलेट करने लगेगा। आर्टिकल 360 बात करती है फाइनेंशियल इमरजेंसी की। फाइनेंशियल इमरजेंसी की, जो आज तक अपने देश में कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा नहीं। और आर्टिकल 350 बात करता है भाषा से संबंधित, है भाषा से संबंधित प्रावधान इसमें। ओके, तो ऑप्शन के साथ अगर आर्टिकल ऐसे दिया होना तो ये तो हमारा आंसर हो गया। और बाकी जो आर्टिकल्स हैं उनको भी देखना चाहिए कि ये क्या क्या शो करता है, क्योंकि इसमें से भी उठा के पूछ सकता है यूपीएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है डैश ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पंचायत राज। देखो आप लोग कितने पंचायत राज से भर भर के क्वेश्चन पूछ रखे। विच वन इज नॉट करेक्ट? यहां पे गलत ऑप्शन ढूंढना है हम लोग, गलत ऑप्शन खोजना है इसमें से। चलो खोजते हैं भाई क्या है। किसके बारे में बात हो रही है? पंचायत राज। तो पंचायती राज फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, इट इज ए 3 tier सिस्टम ऑफ लोकल। भाई ये गलत है क्या? बिल्कुल सही है, ये सही ऑप्शन। उसके बाद ग्राम सभा इज एट बेस ऑफ द स्ट्रक्चर। भाई बिल्कुल सही है, ग्राम सभा ही तो है बेस। इसके 3 tier में किसकी बात कर रहे हैं? तो फर्स्ट में बात कर रहे हैं ग्राम सभा, उसके बाद ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद की बात हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 तो करेक्ट।
ऑप्शन 3, द मिनिमम एज ऑफ कंटेस्टिंग द इलेक्शन इज 18 ईयर्स। यह गलत है। अगर आपने पहले डिस्कशन देखा होगा तो पंचायत में कितने चाहिए, 21 ईयर्स। ठीक है, 21 ईयर्स चाहिए, न कि 18 ईयर्स। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब यहां पे देखना, ऑप्शन ई भी दिया है कि मोर देन एबव, ये भी देख लेते हैं हम लोग। ओके, द टेन्योर ऑफ पंचायत इज 5 ईयर्स, करेक्ट। 5 साल के लिए पंचायत का चुनाव होता है, तो ये भी सही है। तो हमको ढूंढना था गलत ऑप्शन कौन है भाई, तो गलत ऑप्शन सी, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा भाई, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ये दे रहा डैश ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच इज नॉट करेक्ट। इसमें भी गलत खोजना है भाई, गलत खोजना है। किसके रिगार्डिंग बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग बात हो रही है। तो चलो भाई खोजो। तो ऑप्शन, पहले तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द सुप्रीम कोर्ट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, ओके, कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1950। क्या सही ऑप्शन करेक्ट है ना भाई, 1950 में सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। ऑप्शन 1 तो सही हो गया। हमको क्या खोजना है, गलत। ऑप्शन 1 सही हो गया। सेकेंड ऑप्शन पढ़ते हैं, द सुप्रीम कोर्ट इज हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द कंट्री। बिल्कुल सही है, हाईएस्ट कोर्ट ही है, इसमें कोई शक बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। सी पढ़ते हैं, द सुप्रीम कोर्ट कैन हियर फ्रॉम एनी हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल्स एक्सेप्ट फ्रॉम द कोर्ट मार्शल। क्या है, सही है, बिल्कुल सही है। कोर्ट मार्शल जो है आपका छोड़ करके, और सुप्रीम कोर्ट हर एक मैटर जो सुन सकती है, वो ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स हो या हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हो, सब जो है उस पर सुनवाई कर सकती है एक्सेप्ट कोर्ट मार्शल। और ऑप्शन डी देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट कैन हियर फ्रॉम एनी हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल्स एज वेल एज फ्रॉम कोर्ट मार्शल। तो जब यही ऑप्शन हमने सही कर दिया तो गलत हो ही जाएगा। कोर्ट मार्शल जो होता है वो डिफेंस का काम होता है, ठीक है। जो भी डिफेंस से रिलेटेड उसके ऑफिशियल्स होते हैं उनमें उनका से रहता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है इंटरफेरेंस नहीं करता है। तो सब के ऑर्डर को सुन सकता है, लेकिन कोर्ट मार्शल से रिलेटेड जो इशू है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुना जाता। तो कौन गलत है, तो ऑप्शन डी गलत। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो हमने ऑलरेडी, इसलिए मैं बोल रहा कि एक जब डिस्कशन करते हैं ना अपन लाइव पूरे डिटेल में, तो क्या हो जाता है, हर चीज एक सामने आने लगती है। और जब हमने गवर्नर की बात की थी उसी में मैंने पूरा डिटेल में बता दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड राज्य का कौन सा होता है, तो राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है गवर्नर, ठीक है, इजी। इसलिए डिटेल एनालिसिस की जरूरत होती है, ऐसे सिंपल नहीं आके ऑप्शन बताते जाए तो कोई मजा नहीं है, फिर वो पढ़ाई नहीं है, वो टाइप बस। इन विच ईयर वॉज द प्लानिंग कमीशन सेट अप इन इंडिया। किसकी बात हो रही है, प्लानिंग कमीशन की बात हो रही है। ये पूछा जा रहा है कि कौन से साल में जो है प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था। तो प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था 1950। और प्लानिंग कमीशन के उस समय हेड हुआ करते थे जो पीएम, उस समय क्या अभी तक भी हेड हुआ करते थे, तो पीएम हेड हुआ करते थे। और उस समय पीएम कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो 1950 में इसका गठन होता है और इसके अध्यक्ष बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। और इसका उद्देश्य मेन था एक इकोनॉमिक प्लानिंग करना, कि कैसे हम लोग आर्थिक नियोजन करके, क्योंकि नया नया देश आजाद हुआ था, नया नया संविधान बना था, तो एक प्लानिंग कमीशन, एक प्लानिंग की जरूरत थी कि कैसे हम लोग आगे बढ़े। इसलिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया था ताकि आर्थिक प्लानिंग पे काम करे और इंडिया को एक ट्रैक पे लाए, एक डेवलप्ड नेशन बनाने के रास्ते पे लाए। लेकिन ये क्या होता है, जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पहली बार, जब एनडीए की गवर्नमेंट बनती है 2014 में, तो इस प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश कर दिया गया, इस प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया और बनाया गया नीति आयोग। यही जो आप लोग सुनते हो ना, नीति आयोग। और ये नीति आयोग बनाया गया प्लानिंग कमीशन को खत्म करके। और जो जो प्लानिंग कमीशन का काम था, अब काम जो है नीति आयोग करती है। और इस नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015, ठीक है।
तो उस दिन जो है नीति आयोग का गठन किया। तो अब प्लानिंग कमीशन एग्जिस्टेंस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछे तो बिल्कुल आप लोग 1950 बताना। और इसके हमेशा अभी भी जो हेड है ना, अभी भी हेड प्लानिंग सॉरी नीति आयोग के पीएम ही है, तो वहां से आप लोग याद कर रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट। दो चीजों की बात हो रही है, एक मानवाधिकार और एक बात हो रही है फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। ठीक है, तो ये हमारे पास चार ऑप्शन है, उसमें ये पूछ रहा कि कौन से मानव अधिकार है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग मानव अधिकार फंडामेंटल राइट तो आपको पता है, वो हम लोग देख लेते हैं। मानव अधिकार समझना है, उसके बाद फिर हम लोग आंसर देंगे, इजीली हो जाएगा। देखो मानव अधिकार क्या होता है, मानव अधिकार ऐसा अधिकार है, एक प्रकार का मूलभूत अधिकार और स्वतंत्रता है जो हर व्यक्ति को सिर्फ इंसान होने के नाते मिलती है। कि भाई अगर वो जानवर नहीं है, अगर वो इंसान है, तो भाई इसको मानव अधिकार दे दो। तो ये मानव अधिकार वहां से आ जाता है। चाहे उसकी कोई भी जाति हो, रिलीजन हो, कोई भी जेंडर हो, कुछ भी हो, अगर वो मानव है तो उसको अधिकार इतने मिलने चाहिए। तो मानव अधिकार में देखें तो बहुत सारे ऐसे जो है मानव अधिकार हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ। तो जितने भी मौलिक अधिकार है वो मानव अधिकार तो है ही, लेकिन उसमें हमको देखना है कि भाई मानव अधिकार कौन से हैं मेन में जो फंडामेंटल राइट में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो राइट टू लाइफ की बात हो रही है। तो भाई क्योंकि अगर हम लोग मानव है तो उनको राइट टू लाइफ तो मिलना चाहिए, आदमी है, मनुष्य में जन्म लिए हैं, तो उनको मतलब जिंदगी का अधिकार तो हो। तो राइट टू लाइफ को हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये मानव का अधिकार भी है और फंडामेंटल राइट तो है ही। तो ये चीजें हमको फंडामेंटल राइट में से आइडेंटिफाई करना है कि भाई मानव अधिकार कौन सा। अब देखो राइट टू इंफॉर्मेशन जो है ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन वो मानव अधिकार है क्या? नहीं, जरूरी नहीं कि भाई हम लोग मानव में जन्म लिए तो भाई उसको राइट टू इंफॉर्मेशन मिले ही मिले। ये तो अभी हाल फिलहाल में संविधान में संशोधन होकर के बना है। तो यही हमको क्या है कि आइडेंटिफाई कर लेना है कि मौलिक अधिकार जितने भी है उसमें से मानव अधिकार कौन है, और वही चार ऑप्शन दिया था। तो यही मैं आपको बता रहा हूं कि मानव अधिकार एक तो राइट टू लाइफ हो सकता है, एक क्या हो सकता है, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, भाई स्वतंत्रता तो कम से कम मिले, हम मानव है तो। उसके बाद राइट टू एजुकेशन, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं तो शिक्षा तो मिलना चाहिए, हमारा अधिकार होना चाहिए, ये सब। और एक राइट टू इक्वालिटी यानी समता का अधिकार। अब ये चारों जो है ये हम लोग जानते हैं फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, लेकिन फंडामेंटल राइट के साथ साथ ना ये मानव अधिकार भी है, यही इस क्वेश्चन में पूछा था। तो राइट टू इंफॉर्मेशन है क्या मानव अधिकार? नहीं। राइट टू वर्क, जरूरी नहीं कि ये मानव अधिकार हो, जन्म के साथ ऐसे थोड़ी है कि भाई काम भी मिल जाए। कर्म करो, उस लायक तुम एलिजिबल होगे, उस लायक तुम कैपेसिटी होगा तो तुम वर्क कर सकते हो, अगर तुम डिजर्विंग कैंडिडेट हो। तो ये भी आपका एक प्रकार से ह्यूमन राइट नहीं है। राइट टू एजुकेशन, बिल्कुल यही ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। राइट टू हाउसिंग, बिल्कुल नहीं। तो हमको ऐसे आइडेंटिफाई करना, तो ये आप लोग चार जो है ना ये बस ध्यान में रखना, ये ह्यूमन राइट भी है एज वेल एज फंडामेंटल राइट तो है ही। तो ये क्वेश्चन था इसमें। नेक्स्ट, अ बिल प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट बिकम एन एक्ट आफ्टर। ये पूछ रहा है जब पार्लियामेंट में बिल पेश करते हैं तो एक्ट कब बनता है? तो भाई कब बनता है, सिंपल सी बात है, जब प्रेसिडेंट जो है अपना एसेंट दे दे। क्या होता है, मान लीजिए लोकसभा में हम लोग कोई बिल पेश किए, लोकसभा से मान लो पास हो गया, फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से मान लो बिल पास हो गया, फिर कहा जाता है प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट अगर अपना एसेंट जो दे देते हैं, तो प्रेसिडेंट अगर एसेंट दे दिए तो वो बिल एक्ट बन जाता है, यानी कानून बन जाता है, बिल लॉ बन जाता है, सिंपल चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा इज डिसॉल्व। पूछ रहा है कि राज्यसभा जो है कब डिसॉल्व होता है, यानी भंग कब होता है। तो अगर आप लोग को बेसिक पता हो, राज्यसभा भाई कभी भंग होता है क्या? कभी नहीं होता है। तो राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन। राज्यसभा जो है ना वो कभी भी भाई भंग नहीं होता, कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। ये एक परमानेंट हाउस है, ये एक परमानेंट हाउस है,
यानी कि आपका अस्थाई सदन है, ये आपका अस्थाई सदन है। कौन सा? राज्यसभा आपका अस्थाई सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होता है। हाँ, इसमें क्या होता है, हर 2 साल में ना, हर 2 साल में राज्यसभा के अगर मेंबर की बात करें तो अभी 245 है, ये बढ़ने वाले हैं। अभी आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट देख रहे हैं, डिलिमिटेशन वगैरह की बात हो रही, तो बढ़ सकते हैं। अभी 245 है ना, उसमें से आपके जो हर 2 साल में लगभग 1/3 जो सदस्य है ना, 1/3 मेंबर जो है, ये आपके रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, तो हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, लेकिन ये एक परमानेंट हाउस है। मान लीजिए अगर लोकसभा जो है ना, लोकसभा डिजॉल्व भी हो जाता है तो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, और राज्यसभा कभी डिजॉल्व नहीं होता, वो एक परमानेंट हाउस है। इसकी जो मेंबर्स के कार्यकाल की बात करें तो ये 6 साल का होता है। वहीं लोकसभा का कितना होता है? लोकसभा का होता है 5 साल का। ठीक है, और ये चीजें हैं राज्यसभा के बारे में, तो ये याद रखना, मतलब डिजोल्यूशन कभी नहीं होता। और ये एक मैंने फैक्ट दे रखा है, ये आप लोग रट लेना। ये लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा डिजोल्यूशन पावर किसके पास रहता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट चाहे तो डिजोल्व कर सकता है, लेकिन पीएम एडवाइस, जैसा कि प्रेसिडेंट कैसे काम करते हैं, तो प्रेसिडेंट काम करते हैं एड एंड एडवाइस ऑफ किसके? पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो अगर पीएम बोलते हैं प्रेसिडेंट को कि भाई लोकसभा को आप डिजोल्व कर दो, तो डिजोल्व हो जाएगा। फिर क्या होगा? डिजोल्व हो जाएगा, फिर इलेक्शन के लिए इलेक्शन होगा। तो ये डिजोल्यूशन पावर प्रेसिडेंट के पास है। लेकिन अगर टेन्योर की बात करें तो टेन्योर 5 इयर्स का होता है। वैसे ही राज्यसभा की बात करें तो डिजोल्यूशन का पावर किसी को नहीं है, क्योंकि ये परमानेंट हाउस है, और परमानेंट हाउस है तो इसके मेंबर जो है वो 6 साल के लिए रहते ही रहते। वैसे ही अगर स्टेट में आ जाए तो विधानसभा क्या है, आपके गवर्नर के पास डिजोल्यूशन पावर है, लेकिन फिर वहीं पे बात आ जाती है कि सीएम के रिकमेंडेशन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन पे जो है गवर्नर डिजोल्व करेंगे विधानसभा को, और टेन्योर इसका भी 5 साल रहता है। विधान परिषद की बात करें तो सेम लाइक राज्यसभा, ये डिजोल्यूशन पावर किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये परमानेंट है, ये अस्थाई सदन है, और इसका भी परमानेंट हाउस है, और मेंबर जो है 6 साल के लिए आपका यहाँ पे इसका टेन्योर होता है कार्यकाल। तो ऐसे हमने पूरे डिटेल से जो है, ये तो फर्स्ट पार्ट था, वैसे ही इसके 2-3 पार्ट बनेंगे, लेकिन पूरे डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा मैंने बोला, ऑलरेडी मैंने डिस्कस बाकी कर रखा है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।